नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एकेएस सिविल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, जो हमारी संभावित प्रश्न की जो सीरीज चल रही है, ये उसमें सेकंड लास्ट वीडियो है। जी हाँ, हम दी एंड के जो है काफ़ी करीब आ गए हैं। इस वीडियो के बाद आपको एक और वीडियो इस सीरीज में मिलेगी और इस प्रकार हमारा 40 वीडियो का सफ़र दोस्तों होगा बहुत शानदार तरीके से समाप्त। तो अभी तक अगर आपने इस सीरीज के सभी लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो मैं आपको बता दूं कि ये सारे सीरीज के लेक्चर अगर आप कंबाइन करके भी देख लेंगे तो भी किसी एक 10 या 9 घंटे के मैराथन से कम ही बैठेगा। यानी कि आप बहुत कम समय में ये 40 के 40 लेक्चर्स की सीरीज बहुत सरलता से कर लेंगे। तो अभी पूरा नहीं किया है तो जल्द ही इसको जो है आप स्टार्ट करें और इसको पूरा करें। दोस्तों, आज के इस लेक्चर में मैं आपसे बात करने वाला हूं पॉल्यूशन के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये बेसिकली करंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चन नहीं है। जनरली मैंने देखा था कुछ कमेंट्स पिछली अपनी 10 वीडियोस का अगर मैं टोटल करूं तो वो समझ लेते हैं कि ये सारा करंट अफेयर से नहीं, ये सारा करंट अफेयर से नहीं होता है। कोई भी आपका सब्जेक्ट क्वेश्चन आता है तो उसमें स्टैटिक और करंट दोनों ही चीज़ें जो है शामिल होती हैं। तो वो कंबाइंड फॉर्मेट में आपको किसी भी वीडियो में मैं कंटेंट ला के देता हूँ, ठीक है। तो आज भी ये स्टैटिक टाइप का ही है, जो बेसिक एनवायरनमेंट पोल्यूशन का जो मुद्दा होता है। और मुझे लास्ट ईयर याद है एक क्वेश्चन आया था ग्रीन मफलर वाला, साउंड पोल्यूशन वाला। तो बहुत अच्छे क्वेश्चंस पोल्यूशन से जो है बेसिकली बनते हैं। तो आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की हमारी इस सीरीज को। और सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो आज के लेक्चर में हम देखते हैं कि हमको वो क्या बताएगा। तो पोल्यूशन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और मोस्ट इंपॉर्टेंट है या नहीं ये मैं तो आपसे छुपा नहीं सकता। आप ही लोग ज़्यादा बेहतर एनालिसिस कर सकते हैं कि क्योंकि आप लोग खुद देखते हैं, पढ़ते हैं, तो आपको समझ में आ जाता होगा लेवल अच्छा है या नहीं, क्वेश्चंस की क्वालिटी अच्छी है या नहीं। तो ये तो मैं आपके ऊपर ही छोड़ूंगा कि आप ही जज करिएगा। मैं अपनी तरफ से पूरा प्रयास हमेशा की तरह आज भी करूंगा। और दोस्तों, देखते हैं आज हमारा जो सबसे पहला क्वेश्चन है, ये हमारा मध्य प्रदेश से ही संबंधित क्वेश्चन है। तो बहुत ध्यान पूर्वक जो है आप इसको पढ़िएगा। क्वेश्चन क्या कहता है कि भारत में सबसे पहली, आज तक भारत में ऐसा कुछ नहीं हुआ, ये कुछ एक पहली ऐसी चीज की बात कर रहा है। इंडिया की फर्स्ट स्मॉल स्केल एलएनजी यूनिट, हिंदी में अगर देखना चाहो तो क्या बोलोगे? भारत की पहली लघु एलएनजी इकाई। शॉर्ट में क्या बोलते हैं देखना, एस का मतलब है स्मॉल और दूसरे एस का मतलब है स्केल, स्मॉल स्केल एलएनजी। ये दोस्तों एलपीजी नहीं है। एलपीजी तो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होती है, ये लिक्विफाइड नेचुरल गैस होती है, ठीक है। तो यहाँ पर एन का मतलब क्या होता है? नेचुरल जो है इसका मतलब होता है। तो ये एलपीजी से डिफरेंट होती है। कैसे होती है वो मैं आपको सब अभी बताऊंगा। लेकिन पहले तो आपसे पूछा जा रहा है कि भारत की सबसे पहली स्मॉल स्केल एलएनजी यूनिट मध्य प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट में लगाई गई है? क्या ये भोपाल में लगाई गई है? क्या ये विदिशा में लगाई गई है? क्या ये गुना में लगाई गई है? या फिर ये सिंगरौली में लगाई गई है? तो दोस्तों, जो इसका सही आंसर है आप देने का प्रयास करिए सही आंसर। मैं आपको बताता हूं जो इसमें राइट आंसर है दोस्तों, वो है गुना। जी हाँ, गुना में। आपको एक और चीज याद रखनी है, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, जिसको आप शॉर्ट में कहते हो गेल। तो गेल का जो ऑफिस है, गेल का जो प्लांट है, वहीं पर इसको जो है लगाया गया है, लघु एलएनजी इकाई, एस एस एलएनजी, ठीक है। अब ये एलएनजी होती क्या है, कैसे काम करती है, एलपीजी में क्या डिफरेंस है, मैं आपको 1 मिनट के अंदर समझाने का पूरा प्रयास करूंगा। एक विद्यार्थी ने यह भी कहा था कि सर, अ, मैंने लास्ट वीडियो में लगभग 21 क्वेश्चन करवाए थे और 36 मिनट की वीडियो थी। तो लगभग आप समझिए कि अगर मैं एक्सप्लेनेशन के साथ जाऊंगा तो मुझे एक क्वेश्चन में 1.5 मिनट तो देना पड़ेगा यार। तो इतना तो आप थोड़ा सा उसको ज़रूर जो है देखिए, कंसिडर करिए। अन्यथा आप 2 टाइम स्पीड पर भी देख सकते हैं। अगर आपको आधे घंटे की वीडियो भी बड़ी लगती है तो आप डेफिनेटली उसको 2 टाइम स्पीड पर देखिए। खैर, हम लोग यहाँ पर एलएनजी और एलपीजी में आपको डिफरेंस समझा देते हैं दोस्तों, जो एलपीजी होती है ना, जो एलपीजी होती है, ये गैस के फॉर्मेट में स्टोर होती है। किसके रूप में? गैस में। और जो एलएनजी होती है ना, ये लिक्विड के रूप में स्टोर होती है। ओके। अब आप मुझे बता दो कि गैस ज्यादा जगह लेती है, लिक्विड ज्यादा जगह लेती है। तो आंसर बड़ा ही सिंपल सा है, जो गैस है वो काफी ज्यादा एक्सपेंडेड होती है। तो
जो जगह है वो थोड़ा कंपैरेटिवली ज़्यादा ऑक्यूपाई करती है। अगर मैं आपको समझाऊं कि एक तरफ आप 600 सिलेंडर गैस के रख दो, 600 सिलेंडर एलपीजी के रख दो, ठीक है, एक तरफ आप 600 सिलेंडर एलपीजी के रख दो और दूसरी तरफ आप मात्र एक सिलेंडर रख दो एलएनजी का, तो आप सोचिए कितनी ज्यादा जगह की बचत होती है एलएनजी की वजह से। एलएनजी बेसिक क्या है, एलएनजी भी एक गैस ही है, लेकिन इसको -169 डिग्री सेल्सियस पर बहुत ज़्यादा ठंडा किया जाता है। और जब भी आप जानते हो, जब भी गैस को आप बहुत ज़्यादा ठंडा करते हो तो वो लिक्विड का रूप ले लेती है, तो फिर उसको बहुत ज़्यादा जगह नहीं चाहिए स्टोर होने के लिए, ठीक है। और दूसरी बात समझो, एलपीजी गैस के सिलेंडर आपके घर पे आते हैं तो सिलेंडर को तो कितने भी तापमान में रख दो तो बर्दाश्त कर लेता है, परंतु जो एलएनजी होती है ना, इसको बहुत कम तापमान में रखा जाता है और इसीलिए जो इसका रूप होता है वो लिक्विड का रूप होता है, ठीक है। अब जो नॉर्मल एलएनजी होती है, नॉर्मल जो लिक्विफाइड नेचुरल गैस का जो प्लांट होता है, वहां पर पाइपलाइन के जरिए ये एलएनजी की जो गैस है वो सप्लाई की जाती है। लेकिन गुना में ये एलएनजी का बड़ा वाला प्लांट नहीं लग रहा, स्मॉल स्केल, मतलब ट्रक के माध्यम से भी इसको आप एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकोगे। ये खास तरीके के ट्रक रहेंगे क्योंकि जो इनमें टैंकर रहेगा उसका जो तापमान है वो -169 डिग्री रहेगा, तभी आप इसको जो है कैरी कर सकते हो। तो ट्रांसपोर्टेशन आप जगह देखो कितनी बचाती है, तो सबसे बड़ा इसका यही एडवांटेज है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि कम से कम समय में, अब मेरे ऊपर एक प्रेशर सा क्रिएट हो रहा है कि मुझे और कम समय लेना है, खैर मैं पूरा प्रयास करूंगा उस चीज का। तो आई होप कि ये डिफरेंस आपको क्लियर हुआ हो, जितना इजी शब्दों में हो सकता था मैंने आपको बताने का प्रयास किया है। दोस्तों अगले प्रश्न पे चलूंगा और अगले प्रश्न में देखते हैं हम लोग क्या देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों एक फिल्टर होता है, एक फिल्टर होता है जिसको हम कहते हैं वायु फिल्टर। वायु फिल्टर का फुल फॉर्म आप देख लीजिए, ये हिंदी इंग्लिश में सेम रहेगा, विंड ऑगमेंटेशन प्यूरिफाइंग यूनिट। तो आपको ये बताना है कि इस फिल्टर को, जिसको एयर पोल्यूशन को, वायु प्रदूषण को रोकने के लिए बनाया गया है, तो ये फिल्टर किसके द्वारा बनाया गया है? क्या ये फिल्टर डीआरडीओ के द्वारा या सीएसआईआर के द्वारा या नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी कि राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के द्वारा या फिर इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, इनके द्वारा जो है इसको बनाया गया है, ठीक है। तो आपको सही आंसर देने का प्रयास करना है। मैं इसमें बता देता हूं, डीआरडीओ ने तो नहीं बनाया और ग्रीन ट्रिब्यूनल का कोई काम नहीं है, मेडिकल वालों का भी कोई काम नहीं है। जो सही जवाब है दोस्तों वो है CSIR। आप मुझे CSIR का, ये आपका आज के क्वेश्चन का आंसर है। वैसे तो इसकी फुल फॉर्म बहुत इजी सी है, लेकिन आप में से जो लोग कंफ्यूज हो सकते हैं तो इसीलिए मैं ये क्वेश्चन पूछ रहा हूं। आपको कमेंट में ये बताना है कि CSIR का फुल फॉर्म क्या है, और फुल फॉर्म के साथ साथ CSIR की जो स्थापना है वो किस वर्ष में इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। लेकिन फिलहाल के लिए याद रखिएगा, वायु नाम का फिल्टर जो एयर पोल्यूशन को रोकता है उसको किसके द्वारा शुरू किया गया था? CSIR के द्वारा जो है इसको शुरू किया गया था, ओके। तो आगे देखते हैं अगला प्रश्न और हमसे क्या कहता है। तो लेट्स चेक आउट, विच अमंग द फॉलोइंग हैज बीन लेबल्ड एज द मोस्ट पोल्यूटेड मेट्रोपॉलिटन एरिया इन द वर्ल्ड एज पर वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2023। काफी बड़ा क्वेश्चन हो गया, ध्यान से सुनो। एक रिपोर्ट रिसेंटली जारी हुई थी जिसका नाम था विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2023, यानी कि पूरे वर्ल्ड में जो एयर क्वालिटी है उसको चेक करने के लिए एक रिपोर्ट जारी की गई थी 2023 में। तो ये 2024 का प्रश्न नहीं है, ये 2023 से संबंधित हो गया। तो वंस अगेन आप इसको करंट अफेयर में मत काउंट करना 2024 की। तो इस रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित महानगर इलाका कौन सा है? मेट्रोपॉलिटन समझते हो, जहां पर पॉपुलेशन अक्सर 10 लाख के ऊपर होती है। तो सबसे, दुनिया का सबसे प्रदूषित, ये भारत का नहीं पूछ रहा, दुनिया का सबसे प्रदूषित महानगर इलाका, मेट्रोपॉलिटन एरिया। अब बदकिस्मती से सारे ऑप्शन इंडिया के ही हैं, तो ये तो तय है कि पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा प्रदूषण अगर किसी महानगर में है तो वो हिंदुस्तान का ही है, अपने भारत का ही है। तो देखते हैं कौन सा है। बेगूसराय, बेगूसराय आपको पता होगा बिहार में आता है। उसके बाद नई दिल्ली, या फिर गुरुग्राम, गुरुग्राम हरियाणा का पार्ट हो गया, या फिर धौलपुर यानी कि राजस्थान का पार्ट हो गया। तो आपको बताना है कि सबसे ज्यादा प्रदूषण पूरे विश्व में इनमें से किस महानगर में है। आप प्रयास करिए, मैं आपको सही जवाब देता हूं यहां पर। तो दोस्तों जो सही आंसर है वो है बेगूसराय। जी हाँ, बिहार के बेगूसराय में दुनिया का सबसे ज्यादा प्रदूषित महानगर है। और इस दोस्तों इस रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज्यादा प्रदूषण है आपका कौन से देश में?
सबसे ज्यादा प्रदूषण है आपका बांग्लादेश में। उसके बाद दूसरा नंबर आता है दोस्तों किसका, दूसरा नंबर आता है पाकिस्तान का। और फिर उसके बाद जो नंबर आता है इंडिया की तीसरी रैंक है, इसको याद रखिएगा। और इंडिया में भी सबसे ज्यादा प्रदूषित बेगूसराय है। ओके, तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद अगले प्रश्न की ओर जो है दोस्तों चलेंगे। अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से वो कौन सा फिल्टर है जो कि वायु प्रदूषण को रोकने में काम आता है। तो आपको चार प्रकार के फिल्टर दे रखे, नेपा, मेपा, हेपा या टेपा। अब ये नेपा सुन के आप मध्य प्रदेश की वो मिल के साथ भावुक मत हो जाना, ठीक है, ध्यान पूर्वक क्वेश्चंस को डील करना है। तो सही वाले फिल्टर का नाम चूज करना है दोस्तों, आप प्रयास करिए। जो इसका सही जवाब है वो है हेपा। हेपा का बेसिकली मतलब क्या होता है, हाई। एच का मतलब होता है हाई। ई का मतलब होता है एफिशिएंसी, हाई एफिशिएंसी पार्टिकुलेट एयर, हाई एफिशिएंसी पार्टिकुलेट एयर। दोस्तों ये इतना ज्यादा खतरनाक लेवल पर काम करता है ना, जितना आप सोच भी नहीं सकते। इतने बारीक बारीक, मतलब आपका जो एक बाल होता है ना, सिर का एक बाल आप ले लीजिए, उसकी जितनी मोटाई होती है, उसकी मोटाई में तो आप ये समझ लो कम से कम 100 कण आ सकते हैं। आप सोचो बाल कितना पतला होता है, लेकिन मैं उसके अंदर भी 100 कण फिट कर रहा हूं। तो लगभग इतने छोटे छोटे कणों को रोक देता है ये हेपा फिल्टर। बहुत तगड़ी लेवल की चीज है, ठीक है। तो आपने दो फिल्टर आज पढ़े, एक वायु और एक हेपा, ठीक है। चलिए अगला देखें क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमसे पूछता है कि बताइए, ये भी एक करंट अफेयर का क्वेश्चन नहीं है, ये भी एक नीति आयोग से संबंधित क्वेश्चन है। तो नीति आयोग का जिक्र काफी बार एमपीपीएससी करती है, कभी ऐसे कभी वैसे। तो नीति आयोग ने वायु प्रदूषण को रोकने के लिए, एयर पोल्यूशन को रोकने के लिए एक 15 पॉइंट का एक्शन प्लान बनाया था। 15 पॉइंट का मतलब उसमें 15 चीजें लिखी थी कि हम कैसे कैसे वायु प्रदूषण को रोकेंगे। तो नीति आयोग के द्वारा बनाया गया ये 15 पॉइंट का एक्शन प्लान जो था वायु प्रदूषण को रोकने के लिए, इसका नाम क्या था। सिंपल क्वेश्चन में इतना आपसे पूछ रहा है। तो क्या इसका नाम ब्रीथ इंडिया था, क्या इसका नाम क्लीन इंडिया था, क्या इसका नाम स्वच्छ भारत था, या फिर इसका नाम प्रदूषण मुक्त इंडिया था। अब इनके यही नाम हिंदी में भी रहेंगे, इसीलिए मैंने हिंदी का ऑप्शन लगाया नहीं है। तो आप सही जवाब देने का प्रयास करिए, कौन सा आपको सही लग रहा है। मैं आपको इसमें सही जवाब देता हूं। जो दोस्तों जो सही आंसर है वो है ब्रीथ इंडिया। और इसको लगभग 2018 के आसपास नीति आयोग ने जो है शुरू किया था। तो डेफिनेटली ये करंट अफेयर का तो क्वेश्चन बिल्कुल है ही नहीं, ये भी एक स्टैटिक क्वेश्चन है। तो जनरली स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि ऐसे क्वेश्चन को वो करंट अफेयर मान लेते हैं। तो ये करंट अफेयर का पार्ट नहीं है दोस्त, ठीक है, ये स्टैटिक वाला पार्ट है। और नीति आयोग तो आपसे वो पॉलिटी में भी काफी पूछ सकता है, और आपसे वो जहां मर्जी, क्योंकि नीति आयोग के काम इतने ज्यादा डाइवर्सिफाइड है, इतने बड़े लेवल पर उनके काम है। तो इसीलिए नीति आयोग का ब्रीथ इंडिया नाम का 15 सूत्र का 15 पॉइंट का एक्शन प्लान, जो कि किसको रोकने के लिए तैयार किया था उन्होंने, वायु प्रदूषण को, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमसे क्या कहता है। अगला प्रश्न ये बहुत शानदार प्रश्न है दोस्तों। ईवी का जमाना चल रहा है, ईवी का जमाना चल रहा है। ईवी मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल, ओके। तो आपसे सिंपल ये पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से वो कौन सा वेब पोर्टल है। वेब पोर्टल जब भी शब्द आए तो आपको सिंपल क्या समझ लेना है कि यहां पर वो किसी वेबसाइट के बारे में बात कर रहा है। तो निम्नलिखित में से वो कौन सा वेब पोर्टल है सरकार का जिसका संबंध इलेक्ट्रिक व्हीकल यानी कि ईवी के साथ है। तो क्या इसका नाम ई वाहन है, या फिर इस वेब पोर्टल का नाम ई व्हीकल है, या फिर इस वेब पोर्टल का नाम ई यातायात है, या फिर इस वेब पोर्टल का नाम ई अमृत है, ठीक है। तो दोस्तों इसमें कंफ्यूज करने वाले काफी ऑप्शंस हैं, परंतु जो इसका सही आंसर है, जी हाँ, जो शायद आपको अगर ऐसा लग रहा हो कि ये तो हो ही नहीं सकता, फोर्थ ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। ये ई अमृत ई अमृत ये क्या है, ये एक तरीके की वेबसाइट है, एक तरीके का वेब पोर्टल है, जो सरकार ने किस लिए क्रिएट किया है, ताकि पूरे देश में अवेयरनेस यानी कि जागरूकता फैलाई जा सके, किसके संदर्भ में, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के संदर्भ में। ओके, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अब अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या है। हाँ, ये अब आप सोचोगे कि ये पॉलिटी टाइप का सा क्वेश्चन प्रतीत हो रहा है, अचानक से पॉलिटी क्वेश्चन कहाँ से आ गया। सुनो, ये भी प्रदूषण का ही है, ठीक है।
आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया कि आपके पास एक अधिकार होता है कि आप जो है स्वच्छ हवा में सांस ले सकें। तो स्वच्छ हवा में सांस लेने का अधिकार क्या आपका ये मौलिक अधिकार है? जी हाँ दोस्तों, स्वच्छ हवा में सांस लेने का अधिकार ही मौलिक अधिकार है। अगर सरकार आपके इलाके में प्रदूषण के लिए कुछ भी नहीं कर रही है तो आप डायरेक्टली अपने फंडामेंटल राइट के हनन के तौर पे, आपके फंडामेंटल राइट के वायलेशन के तौर पे आप आर्टिकल 32 का इस्तेमाल करके सीधे आप सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंच सकते हैं। इतना बड़ा मुद्दा है, बहुत से लोगों ने अपनी याचिका डाली भी है सुप्रीम कोर्ट में। तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि आपके आपके कौन से मौलिक अधिकार के अंतर्गत ये आता है आपका स्वच्छ हवा में सांस लेने का अधिकार? तो दोस्तों ये राइट टू लाइफ होता है ना, आपका जो जीवन का अधिकार होता है, राइट टू लाइफ, आर्टिकल 21। तो आपके जीवन के अधिकार का ही एक पार्ट होता है कि आपको स्वच्छ हवा में सांस लेने का अधिकार है। तो था पॉल्यूशन का क्वेश्चन, बट कनेक्शन था पॉलिटी से। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमसे पॉल्यूशन में क्या बन सकता है? जी हाँ, ये भी लीजिए, ये भी आपका एक कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश से संबंधित क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश से पूरी तरीके से संबंधित इसलिए नहीं बोलूंगा क्योंकि नर्मदा सिर्फ मध्य प्रदेश में ना बह के दूसरे राज्यों में भी बहती है, परंतु नर्मदा मध्य प्रदेश के लिए जितनी कीमत है उतनी मुझे नहीं लगता शायद किसी और राज्य के लिए होगी। तो डेफिनेटली आप इसको मध्य प्रदेश के नजरिए से भी देख सकते हो। यहाँ पर एक आंदोलन का नाम लिखा हुआ है, नर्मदा बचाओ आंदोलन, शॉर्ट में कहते हैं एनबीए। तो नर्मदा बचाओ आंदोलन निम्नलिखित में से किस चीज से संबंधित है, आपको यह बताना है। क्या ये इस बात से संबंधित है कि नर्मदा नदी में प्रदूषण काफी ज्यादा हो गया है इसीलिए लोगों ने नर्मदा बचाओ आंदोलन शुरू किया है, या फिर नर्मदा नदी के किनारे जो घाट हैं वो काफी गंदे हैं, उनकी सफाई वगैरह अच्छे से नहीं होती, क्या इसीलिए लोगों ने नर्मदा बचाओ आंदोलन शुरू किया है? या फिर नर्मदा नदी पर जो डैम्स बनाए गए थे, नर्मदा नदी पर जो बांध बनाए गए थे और उन बांध को बनाने के चक्कर में काफी सारे गांव में, आसपास के इलाकों में बाढ़ आ गई थी, क्योंकि बांध पानी रोकता है तो आसपास के इलाके की जमीन पूरी पानी में डूब जाती है, और उस परिस्थिति में लोगों को फिर वापस कहां पर स्थापित किया जाए इसके लिए सरकार ने कोई कदम भी नहीं उठाया। क्या ये एक कारण है, या फिर ये सभी कारण हैं नर्मदा बचाओ आंदोलन को करने के? तो दोस्तों यहां पर कंफ्यूजन हो सकता है आपको डी वाले ऑप्शन में, क्योंकि कहीं ना कहीं सारे ही सही लग रहे हैं, परंतु दोस्तों जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3। यहां पे प्रदूषण की कोई समस्या नहीं है, यहां पर समस्या यह है कि नर्मदा नदी पर बांध बनाने के चलते, और ये काफी पुराना, ये भी मैं आपसे प्रश्न पूछूंगा आज, आपको कमेंट में इसका आंसर देना है कि नर्मदा बचाओ आंदोलन ये किस वर्ष शुरू हुआ था। ये काफी पुराना आंदोलन है, आपको जान के आश्चर्य होगा जब आप सर्च करोगे और कमेंट में टाइप करोगे तो बहुत अच्छी नॉलेज आपको शेयर होगी। तो नर्मदा के ऊपर कई सारे बांध बनाए गए जिसकी वजह से आसपास की जमीनें जो है पानी में डूब गईं और लोगों को अपना घर छोड़ने पड़े, और वापस सरकार ने इन लोगों को पुनर्वास देने के लिए भी कोई प्रयास नहीं किया, रीसेटलमेंट इनका करने का कोई कोशिश नहीं करी। तो इसके चलते लोगों का ये आंदोलन जो है हुआ था, नर्मदा बचाओ आंदोलन। काफी पुराना आंदोलन है, मुझे जो है इसका वर्ष जरूर आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। यहां पर ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। ओके, चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन जरा हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल सा है। हमारे देश में जो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है, अगर आप पोल्यूशन पढ़ रहे हो और आपने सीपीसीबी के बारे में नहीं पढ़ा तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी चूक हमने कर दी। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड सीपीसीबी, इसकी जो स्थापना है वो कब हुई थी आपको ये बताना है। 22 सितंबर 1974, 22 सितंबर 1984, 22 सितंबर 1994 1994, या 22 सितंबर 2004। आप सही जवाब देने का प्रयास करें, ठीक है, और ध्यानपूर्वक सुनिए। जो इसका सही जवाब है वो क्या है दोस्तों? वो है 22 सितंबर 1974। याद रखने के कई सारे तरीके हैं। देखो, साल में भी 9 आता है, जो महीना है उसमें भी 9 आता है, लेकिन अब आप कहोगे सर सारे ऑप्शन में तो सेम है। तो जी हाँ, बिल्कुल सेम है, ठीक है। इसको याद ही कर लो यार, क्योंकि फिर मैं ऐसा भी एक बता सकता हूं। देखो, ट्रिक हर जगह बन सकती है अगर आप बिल्कुल उसके हाथ धो के पीछे पड़ जाओ। इन सारे ऑप्शन में 1919 और पीछे 4 वगैरह सब आपको दिख रहा है, चलो ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, 1974। आपको महीने भी सबके 9 हैं, चलो ये भी ठीक है, तो ये भी काम नहीं आएगा।
तारीख में सब में दो 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 लगे हुए हैं, चलो ये भी सब में कॉमन है। आप 9 में से 2 हटाएंगे तो आपको 7 ऑप्शन मिलेगा जो कहीं भी नहीं है। तो मतलब कुछ भी छोटी सी आपको हिंट दे दो कि जो साल है उस साल में से जो 9 है उसमें से 2 हटा दो जो तारीख वाला है, तो आपको 7 मिलेगा। कुछ भी एक दफा आप ट्रिक बनाने की कोशिश भी करते हो ना, तो उस कोशिश करने मात्र से ही वो चीज आपको याद रह जाती है, भले ही आप उसमें सफलता से ट्रिक बना पाए हो या ना बना पाए हो। ठीक है, तो सीपीसीबी केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? 22 सितंबर 1974। एक बार को अगर आप तारीख याद ना रख पाए दोस्तों, तो कम से कम जो उसका वर्ष है वो जरूर याद रखें। एमपीपीएससी ऐसे क्वेश्चन में बहुत बेवफा है, क्योंकि कभी कभार मात्र वर्ष पूछ लेता है और कभी कभार साल तारीख महीना सब पूछ लेता है, तो इसीलिए रिस्क नहीं ले सकते, पूरा पढ़ना पड़ेगा। अब जैसे कि यहाँ पर एक्ट है, तो एक्ट की कोई ऐसी सच तारीख नहीं होती, हम हमेशा वर्ष पढ़ते हैं कि कौन सा अधिनियम किस वर्ष में आया। तो हमारे देश में एक वायु प्रदूषण रोकथाम एवं नियंत्रण अधिनियम, एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट, ये बहुत ही कीमती दोस्तों एक्ट है। ठीक है, ये कब आया था? 1951 में, 1971 में, 1981 में या 2001 में? तो आप सही जवाब देने का प्रयास करें दोस्तों। जो इसका सही आंसर है वो है 1981। जी हां, तो जो सीपीसीबी है उसकी स्थापना हो गई थी 1974 में, और जो एयर पोल्यूशन के लिए जो एक्ट था वो कब आया था? वो आया था दोस्तों 1981 में। तो ये दोनों चीजें आपको अच्छी तरीके से याद रखनी है। ठीक है, डेट वाला क्वेश्चन थे, 2 क्वेश्चन थे, तो दोनों का आप थोड़ा सा एक दफा देख लेंगे तो तकलीफ ज्यादा होगी नहीं। हाँ, ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, इसको देखिएगा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? हाइड्रोसीडिंग, ऐसा क्वेश्चन, ये बिल्कुल फेवरेट किस्म का क्वेश्चन है। करंट अफेयर से कोई लेना देना नहीं है, सिंपल कॉन्सेप्ट है, स्टैटिक कॉन्सेप्ट है, पोल्यूशन एनवायरमेंट। देखो अब आप कहोगे सर यहाँ पर तो एक भी ऑप्शन पोल्यूशन का है नहीं, मैं आपको सब दिखाऊंगा, सब समझाऊंगा। हाइड्रोसीडिंग एक प्रोसेस है। अब इसमें क्या होता है, क्यों यूज होती है हाइड्रोसीडिंग, वो आपको विकल्प में से चुनना है। हाइड्रो कहीं ना कहीं पानी, हाइड्रो का मतलब होता है, तो हाइड्रोसीडिंग का मतलब क्या है? पानी में पौधे उगाना, क्या ये इसका मतलब है? या फिर जो जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स होते हैं, जो आनुवांशिक रूप से संशोधित बीज होते हैं, उनको उगाना, क्या ये हाइड्रोसीडिंग का उद्देश्य है? या फिर सॉइल इरोजन, मृदा क्षरण को रोकना, ये हाइड्रोसीडिंग का उद्देश्य है? या फिर इंसेक्ट से बचाना फसल को, कीड़ों से फसल को बचाना, कीड़ों को रोकने के लिए, क्या ये हाइड्रोसीडिंग का उद्देश्य है? तो यार ये इंसेक्ट वाला तो मुझे कहीं ना कहीं से समझ में आ नहीं रहा है, और ये भी थोड़ा सा लग रहा है कि पानी में पौधे उगाना ये कोई मतलब की चीज लग नहीं रही। लेकिन हाँ, हो सकता है व्यक्ति हाइड्रो शब्द सुन के ए पर टिक लगा दे। ये 2 ऑप्शन ज्यादा मुझे उचित यहाँ पर महसूस हो रहे हैं, परंतु आप जो है चुनाव करने का प्रयास करें। इसमें से जो सही आंसर है वो मैं आपको बता देता हूं, ऑप्शन नंबर 3। तो दोस्तों जो ऐसे थोड़े से अर्ध शुष्क इलाके होते हैं ना, सेमी एराइड रीजन्स, वहां पर ये हाइड्रोसीडिंग प्रोसेस का यूज किया जाता है। बिल्कुल ऐसा पाइप टाइप का सा रहता है, और पाइप में से ही पानी और सीड वगैरह का मिक्सचर होता है, और बस उसको पाइप से ऐसे ऐसे स्प्रे कर देते हैं। तो अगर अर्ध शुष्क जमीन भी है ना, थोड़ी बंजर सी भी महसूस हो रही है ना थोड़ी बहुत, लेकिन और जहां पर थोड़ा बंजरपन होता है, कोई भी घास वगैरह फसल वगैरह कुछ नहीं उग रही है, तो वहां पर मृदा अपरदन होने के चांसेस बहुत होते हैं। हवा चल गई, मिट्टी उड़ गई, पानी जोर से बहाव आ गया, मिट्टी पूरी बह गई। तो अगर हम वहां पर कुछ पौधे या घास उगा दें हाइड्रोसीडिंग की मदद से, तो हम वहां पर मृदा अपरदन को जो है रोक सकते हैं। तो इसीलिए जो विकल्प नंबर 3 है दोस्तों, वो सही आंसर है, मृदा अपरदन को रोकने के लिए। अब मृदा अपरदन एक तरीके से सॉइल पोल्यूशन की हम थोड़ी बहुत कनेक्शन इसमें जोड़ सकते हैं, तो इसीलिए कीमती क्वेश्चन है हाइड्रोसीडिंग का, याद रखिएगा, काय के लिए? मृदा अपरदन को रोकने के लिए। अगला प्रश्न दोस्तों हम लोग देखते हैं, आइए समझते हैं। किसी भी जल में जो स्थायी लवणता होती है या जो स्थायी कठोरता होती है, परमानेंट हार्डनेस, हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ते हैं कि 2 प्रकार की हार्डनेस होती है। एक होती है टेम्पररी, जिसको हटाया जा सकता है, और एक होती है परमानेंट, जिसको हटाना काफी मुश्किल है। हार्डनेस का मतलब कुछ नहीं, हार्डनेस मतलब पानी कठोर है ऐसा नहीं, पानी में सॉल्टीनेस है या सॉल्टीनेस नहीं है। ज्यादा हार्ड पानी है मतलब नमक ज्यादा है, और थोड़ा कम हार्ड पानी तो नमक कम है, और पानी हार्ड है ही नहीं तो उसमें पानी फिर नमक बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल फ्रेश वाटर है। तो आपको ये बताना है कि अगर पानी के अंदर परमानेंट हार्डनेस हो गई है, स्थायी कठोरता है, तो उसके पीछे कौन जिम्मेदार होता है? मैग्नीशियम सल्फेट,
मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों जो इसमें सही जवाब है वो है मैग्नीशियम सल्फेट। अब यहां पे ध्यान रखना, जो मैग्नीशियम सल्फेट है ना बॉस, मैग्नीशियम सल्फेट से पानी में आती है स्थायी कठोरता, यानी कि परमानेंट हार्डनेस। इससे क्या आती है? स्थायी कठोरता, यानी कि परमानेंट हार्डनेस। और जो ये वाला ऑप्शन दिख रहा है ना आपको, मैग्नीशियम सल्फेट की जगह कर दो मैग्नीशियम कार्बोनेट। तो अगर यहां पर क्वेश्चन में परमानेंट हार्डनेस की जगह अस्थाई यानी कि टेम्पररी हार्डनेस का क्वेश्चन होता, तो फिर हम सोडियम कार्बोनेट को चुनते। तो सोडियम कार्बोनेट किसके लिए जिम्मेदार होता है? तो सोडियम कार्बोनेट जो है अस्थाई कठोरता यानी कि टेम्पररी हार्डनेस के लिए, और मैं सोडियम कह रहा था, सॉरी, मैग्नीशियम कार्बोनेट टेम्पररी हार्डनेस के लिए, और मैग्नीशियम सल्फेट ये परमानेंट हार्डनेस का कारण होता है। ठीक है, तो इसको हमको याद रखना है, क्योंकि फ्रेश ड्रिंकिंग वाटर से संबंधित है तो ये भी प्रदूषण में जो है कवर हो ही जाता है। प्रदूषण जरूरी नहीं कि धुएं वगैरह से ही हो, बाकी कई सारे कारण जो है उसके होते हैं। हाँ, ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है दोस्तों। भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार, जियोलॉजिकल सर्वे के अनुसार, अगर पानी में जो घुलनशील पदार्थ है, जो डिसॉल्व्ड सॉलिड है, अगर उसकी मात्रा 1 लीटर में 1000 मिलीग्राम है, तो ऐसे पानी को आप क्या कहते हो? तो पहले तो देख लो, 1 लीटर आप सभी समझते हैं और 1000 मिलीग्राम भी आप समझते हैं। 1000 मिलीग्राम, 1 ग्राम में कितने मिलीग्राम होते हैं? 1000 मिलीग्राम, ये हम सभी लोग समझते हैं। तो ऐसा आप समझ लो कि 1 लीटर पानी है और उसमें जो घुलनशील, जो सॉलिड्स, जो घुलनशील कठोर पदार्थ जो उसके अंदर घुले हुए हैं, उनकी संख्या मात्र 1 ग्राम है। तो 1 ग्राम 1 लीटर पानी में कोई बहुत ज्यादा इसको नहीं कहेंगे। तो आपको बताना है कि ऐसी परिस्थिति में पानी क्या कहलाएगा। क्या वो पानी ब्राइन वाटर यानी कि अत्यधिक खारी पानी कहलाएगा? तो जी नहीं, ये तो नहीं है, क्योंकि 1 ग्राम कोई बहुत ज्यादा नहीं होता। फ्रेश वाटर, मीठा पानी हो सकता है, थोड़ा सा खारा पानी ये भी हो सकता है, मध्यम खारा पानी ये भी हो सकता है। अब देखो, थोड़ा खारी, मध्यम, मध्यम मतलब थोड़े से ज्यादा हो गया, थोड़ा खारा मतलब बहुत कम खारा है, मध्यम खारा मतलब थोड़ा सा ज्यादा सॉल्टीनेस है, और फ्रेश वाटर तो मतलब उसमें सॉल्टीनेस तो है ही नहीं। तो इसमें जो दोस्तों सही विकल्प है वो है ऑप्शन नंबर 2। जी हाँ, ठीक है। तो याद रखिएगा, अगर 1 लीटर पानी में मात्र 1000 मिलीग्राम कुछ सॉलिड जो है घुले हुए हैं, तो ऐसी परिस्थिति में फिर आप उसको मीठा पानी घोषित कर देंगे, फ्रेश वाटर। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन भी हमारा समाप्त हो गया। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कहता है दोस्त? तो अगला क्वेश्चन हमसे पूछता है कि आप ये बताइए, इनमें से वो कौन सी बीमारी है जो कि वाटर बॉर्न नहीं है, यानी कि जल जनित, मतलब पानी की वजह से नहीं होती। क्वेश्चन समझ रहे हो आप? तो अब देखो, प्रदूषण होता है तो प्रदूषण से बाकी बीमारियां भी पनपती हैं, तो इसीलिए ये क्वेश्चन पॉल्यूशन से संबंधित है। क्या खसरा की बीमारी पानी से नहीं होती? क्या टाइफाइड की बीमारी पानी से नहीं होती? ये टाइफाइड की बीमारी तो डेफिनेटली गंदे पानी से होती है। कॉलेरा की बीमारी क्या गंदे पानी से नहीं होती? कॉलेरा की बीमारी, हैजा की बीमारी गंदे पानी से होती है। हेपेटाइटिस, ये यहां पर कंफ्यूजन हो सकता है, परंतु मैं आपको सही जवाब देने का प्रयास करता हूं दोस्तों। जो खसरा होता है ना, खसरा, मीजल्स, ये जो है एक एयरबॉर्न डिजीज है, यानी कि ये हवा के माध्यम से किसी ने छींक दिया, खांस दिया, ऐसे ज्यादा फैलता है। पानी से फैलने का इसका कोई संबंध नहीं है। तो वही हमसे पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा पानी से नहीं फैलता है। तो मीजल्स यानी कि खसरा जो है इसका सही विकल्प है। ओके, तो ये वाला ऑप्शन आपका राइट हो गया, ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? ये आज का आखिरी क्वेश्चन है दोस्तों। वर्ल्ड वाटर डे, वर्ल्ड वाटर डे, वर्ल्ड वाटर डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? क्या ये 22 मार्च को सेलिब्रेट करते हैं, या 5 सितंबर को, या 10 फरवरी को, या 28 अप्रैल को? तो दोस्तों वर्ल्ड वाटर डे, जाम से जाम छलकाने के लिए क्या चाहिए? अंदर पानी तो डालना पड़ेगा ना साहब। मैं ऐसा कुछ भी नहीं करता, जस्ट फॉर ऐसे ही आपकी मेमोरी के लिए आपको बता रहा हूँ। तो जाम से जाम झलक रहे हैं, 2 से 2 मिल रहे हैं, तो मजा आ रहा है बढ़िया तरीके से। तो आप याद रखिएगा, 22 मार्च को, 22 मार्च को वाटर, वर्ल्ड वाटर डे जो है सेलिब्रेट किया जाता है। कौन सा? वर्ल्ड वाटर डे।
और इस बार 2024 की जो थीम रही थी ना वर्ल्ड वाटर डे की, वो कुछ ऐसी रही थी, वाटर फॉर पीस, शांति के लिए, वाटर फॉर पीस, ऐसा। ठीक है, चलिए, तो ये ऑप्शन नंबर 1 जो है इसमें सही हो गया। तो दोस्तों बताइएगा कि आज का ये सेशन आपको कैसा लगा। और आज आपसे अलविदा लेने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि हमारा जो ऐप है ना, जिस पर हम प्रीलिम्स के पिछले मान के चलो 2 सालों में ऑलमोस्ट 1400 स्टूडेंट्स प्रीलिम्स के कोर्स से पढ़ चुके हैं। तो उसी के साथ साथ एक हमारा टेस्ट सीरीज का कोर्स है जो कि बहुत ही ज्यादा डिजिटलाइज्ड है। अपने मोबाइल को कहीं भी बैठे रहोगे, लेके बैठे रहोगे, डिजिटल तरीके से क्वेश्चन आएंगे और जिस लेवल के क्वेश्चंस यहां पर आ रहे हैं वैसे ही लेवल के क्वेश्चंस वहां पर आएंगे। तो ये आखिरी 3-4 दिन बचे हैं, तो मोबाइल आपके हाथों में हमेशा रहता ही है, तो फट 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 आप वहां से लगभग 5000 क्वेश्चंस धड़ाधड़ लगा सकते हो। बहुत तगड़ी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। अगर आप चाहते हो उसे ज्वाइन करना बहुत ही न्यूनतम कीमत पर, तो जो डिस्क्रिप्शन होगा वहां से ऐप डाउनलोड कर लो और सिंपल जाके टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर लो और बचे हुए 4-5 दिनों में झड़ी लगा दो क्वेश्चंस को कर करके। ठीक है, चलिए, तो थैंक यू वेरी मच, ध्यान रखिए अपना, गॉड ब्लेस यू, हमेशा खुश रहिए। मुलाकात करूंगा आपसे अगले वीडियो में बहुत जल्द ही। धन्यवाद, जय हिंद।